नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। हलाल सोसाइटी के बारे में आपने सुना होगा, पिछले काफी वक्त से इसकी चर्चा हो रही है। सोचिए, पहले हलाल प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी मिलती थी, अब हलाल सोसाइटी भी हो जाती है। इन सब के अलावा उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, जहां पर हम योगी राज की बात करते हैं, वहां पर मेरठ जैसे शहर में, जहां पर कहा जाता है कि योगी आदित्यनाथ का फोकस रहता है, उस शहर में अब्दुल्ला रेजिडेंसी बना दी जाती है और उस अब्दुल्ला रेजिडेंसी में हिंदुओं की एंट्री बैन हो जाती है। वो अलग बात है, जैसे प्रशासन तक ये खबर पहुंचती है उसके बाद बुलडोजर एक्शन होता है। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर अभी भी ये सारी चीजें हो रही हैं, जब सरकार या पुलिस प्रशासन बहुत सख्ती से कार्रवाई कर रही है, उसके बावजूद उत्तर प्रदेश से इस तरह की खबर आना कितना खतरनाक है। आज यही समझने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अश्वनी उपाध्याय जी मौजूद हैं। आपका स्वागत है सर। धन्यवाद। सर, मेरठ से ये बड़ी चौंकाने वाली खबर सामने आई कि भाई, अब वैसे तो वहां पर रेशियो यही है 60-40 का, मुस्लिम ज्यादा है हिंदू कम है, लेकिन फिर भी ये कैसे हो गया कि हिंदुओं की एंट्री बैन हो रही है, वो भी सरेआम? घर नहीं मिल रहे वहां हिंदुओं को। नहीं, लोकतंत्र के नाम पे लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश चल रही है। संविधान के नाम पे संविधान को खत्म करने की साजिश चल रही है। धीरे धीरे वो कहते नहीं, कहीं से खबरें आती रहती हैं कि ये गजवा हिंद के लिए काम कर रहे हैं, ये इसके लिए काम कर रहे हैं, ये इसके लिए काम कर रहे हैं। ये जो हलाल वाला कॉन्सेप्ट आया है, ये भी लगभग उसी का पार्ट है। ये एक सोच है, एक नापाक सोच है, जो पहले भी थी, जिसके कारण 1947 में विभाजन हुआ। ये नापाक सोच है जिसके कारण कश्मीर में नरसंहार हुआ। ये एक नापाक सोच है जिसके कारण अफगानिस्तान में हिंदुओं को भगाया गया। तो आपके पास दो तरीका है, एक तो हिंदुओं को भगा दो या हिंदुओं को आने मत दो। ये दूसरा वाला पार्ट है। भाई, स्वाभाविक सी बात है, अगर आपको हिंदुओं से नफरत है तो एक तरीका दिया है कि कश्मीर में नरसंहार करो, सब करके उनको मार पीट के भगाओ, बलात्कार करो, वो भाग जाए, उनके जमीन पे कब्जा कर लो। दूसरा क्या तरीका है? वो नहीं कर सकते, संख्या में कम है, तो काम करो, अपनी सोसाइटी बना लो, इस सोसाइटी में हिंदू ना आने पाए। और ये कौन लोग कर रहे हैं? वो कन्वर्टेड हिंदू कर रहे हैं। ये चाहे मेरठ में अब्दुल्ला सोसाइटी हो या केरल में हो या कहीं पे भी भारत में, जो भी कन्वर्टेड हिंदू ये काम कर रहे हैं, एक्चुअली वो कोई 200 साल पहले कन्वर्ट हुआ, कोई 300 साल पहले कन्वर्ट हुआ, कोई 400 साल पहले कन्वर्ट हुआ। बाबर के पहले तो कोई कन्वर्ट नहीं हुआ। अल्टीमेटली जो मास कन्वर्जन हुआ वो बाबर ने कराया, उसके बाद फिर औरंगजेब ने कराया, अकबर ने कराया, बाकी लोगों ने, तुगलक ने कराया, सबने कराया। तो ये उस सोच का परिणाम है। कभी ऐसा नहीं होता कि हिंदू कभी ये कहते हुए नहीं, हमारे सोसाइटी में कोई और नहीं आया। आप तो एक बात हमेशा कहते हैं, 50 हिंदुओं के बीच में एक मुसलमान आराम से रह सकता है, 50 मुसलमानों के बीच में एक हिंदू अपना घर नहीं बना 50 नहीं, मैं तो कह रहा हूँ 90 हिंदू घर हो तो 10 मुस्लिम आराम से रह सकते हैं। लेकिन जहां 50 भी मुस्लिम है, वहां 50 हिंदुओं का जीना मुश्किल हो जाता है। ये कड़वी सच्चाई है। और ये सोच आज की नहीं है, इसकी पूरी हिस्ट्री उठा के देख लीजिए। चाहे वो तुगलक था, चाहे ऐबक था, चाहे वो खिलजी था, चाहे वो बाबर था, चाहे हुमायूं था, चाहे उसके बाद पूरे देख लीजिए। और ये सोच भारत में बहुत ज्यादा है। पर अब तो कोई भी नहीं है, ना बाबर है ना औरंगजेब है। लेकिन वो सोच नहीं खत्म हुई ना, वो नापाक सोच खत्म नहीं हुई। जो पाक नापाक, हराम हलाल, ये जो हलाल शब्द आया, उसमें मुझे नहीं समझ में आ रहा इसकी पूरी इतिहास क्या है। लेकिन आज की डेट में तो ऐसे ही हो रहा क्या कि हाँ भाई ठीक है, जो हमें मानता है, हमारी किताब पढ़ता है, हम जिसको इबादत करते हैं उसको मानता है, वो तो ठीक है, जो नहीं करता वो सब हराम। अब हराम है तो फिर तो एक काम करो, हराम के लोगों को बाहर रखो, जो हमारे हैं वो हलाल, जो लेकिन हमारे सब नहीं तो अल्लाह के बनाए हुए बंदे ही है ना। ये समझाए कौन? ये समझाए क्यों नहीं कौन? समझ में आ रहा है? हाँ, ये समझाए कौन? ऊपर वाला तो कोई भेदभाव करता नहीं ना, वो क्षेत्र के आधार पे भेदभाव करता, ना भाषा के आधार पे ये भेदभाव काफिर करता, वाला कॉन्सेप्ट कहाँ से ना आया? महिला पुरुष के आधार पे भेदभाव करता, ना कपड़े के आधार पे भेदभाव करता है। आज तक समझ में नहीं आया कि मतलब अगर आपने बाल खुला हुआ है तो ऊपर वाला नाराज हो जाएगा, जैसे आप बाल ढक लोगी तो ऊपर वाला खुश हो जाएगा। मतलब ऊपर वाला इतना, मतलब उसको ऐसे बना दिया है। तो पूरा खेल नीचे वाले कर रहे हैं। सही बात। पूरा का पूरा खेल नीचे वाले कर रहे हैं, ऊपर वाले के नाम पे कर रहे हैं। आम जनता को नीचे वाले खुद डरा नहीं पा रहे हैं, तो ऊपर वाले के नाम से डरा रहे हैं। पूरी कहानी है। ये पूरा जो धंधा चल रहा है, ये पूरा बड़ा कारोबार चल रहा है, ये पूरा बिजनेस ही डरा के चल रहा है। ऐसे करोगे ऊपर वाला नाराज, ऐसे करोगे ऊपर वाला नाराज, ऐसे करोगे ऊपर। अरे भैया, ऊपर वाले ने अगर कोई भेदभाव करना होता तो तुम्हें माँ के पेट में 10 महीने रखता और इधर वाले को माँ के पेट में 9 महीने रखता। अगर ऊपर वाले को भेदभाव करना होता तो जो जिसको आप पाक कहते हो, वो 10-11 महीने माँ के पेट में रहते या 5 महीने बाहर आ जाते। कुछ तो डिफरेंस होता, कुछ तो डिफरेंस होता ना। ऊपर वाले को भेदभाव करना होता तो कम से कम महिला पुरुष में भेदभाव कर देता, या फिर उनको ऑक्सीजन ज्यादा मिल जाता, पेड़ों से उनको कम मिल जाता। सही बात। कुछ नहीं किया है, ऊपर वाला भेदभाव करता, तुम्हारा ब्लड ग्रुप कुछ अलग कर देता।
बाकी लोगों को 2 लीवर है तो तुम्हें एक एक्स्ट्रा लीवर दे देता, तुम्हारे नाक में 3 छेद कर देता। ऊपर वाले ने कुछ नहीं किया, सही बात। तुम्हें 3 आंख दे देता या 1 आंख कम कर लेता, कुछ तो करता। ऊपर वाले ने कुछ भी नहीं किया, नाक वही 2 ही छेद रखा, आंख में 2 ही दिया, कान में तीसरा दिया नहीं। सही बात। ठीक है, सब कुछ वही किया, जो तुम्हारे उंगलियां वही 10 रखी, सब कुछ किया। तो ये पूरा का पूरा खेल नीचे वालों का है। दुर्भाग्यवश चूंकि ये पूरा जो धर्म का कारोबार है, धंधा, धर्म का नहीं मजहब का जो कारोबार है, ये जो मजहबी कारोबार है, इसको प्रमोट करने के लिए जगह जगह स्कूल भी खुल गए हैं, वो तालीम भी दी जा रही है, बचपन से ही दी जा रही है। लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि जो एआई आ गया है ना, और ये जो टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, धीरे धीरे करके लोग वीडियो वगैरह देखने लग गए हैं, सोशल मीडिया से अवेयर हो रहे हैं, डाटा भी फ्री हो गया। मुझे लगता है 10 से 15 साल के बाद इस तरीके का पाखंड नहीं चलने वाला, धोखा नहीं चलने वाला, लोग लॉजिकल बनेंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। काफी लोग क्योंकि जितना इलॉजिकल चीजें हो गई है ना, अब लोग लॉजिकल बनने की तरफ बढ़ेंगे। क्योंकि इलॉजिकल चीजों की एक लिमिट होती है, वो पहिया ऊपर पहुंच चुका है, वो टॉप पे पहुंच गया, अब वो पहिया नीचे ही आना है। अब ये कारोबार नहीं चलने वाला। अब लोग सवाल करेंगे कि भैया ये बताओ कि तुम सारा कुछ अगर तुम भेदभाव करना ही है तो ऊपर वाला ने कुछ तो एक्स्ट्रा किया होता, कुछ भी नहीं किया। न एक उंगली ज्यादा रखी, न एक उंगली कम रखी, न एक नाक में छेद ज्यादा रखा, न एक नाक में छेद कम रखा, कुछ भी नहीं किया। तुम्हारे पैर वैसे ही, तुम्हारे हाथ वैसे ही, तुम्हारा लीवर वैसे ही, तुम्हारी किडनी वैसे ही, तुम्हारा हार्ट भी वैसे ही, सब कुछ वैसे ही है। तो फिर तुम कौन होते भेदभाव करने वाले? मेरा मानना है ये जिन किताबों में भेदभाव लिखा है ना, ये किताबें ऊपर वाले की नहीं है, नीचे वाले की है। नीचे वाला कह रहा है कि नहीं, ये किताब ऊपर वाले ने दिया है। ये दिक्कत हो रही है और उसको लोग कुछ मान भी रहे हैं, इसलिए बहुत दिन नहीं चलेगा। अब इसे कुछ लोग कहते हैं कि पृथ्वी गोल है कि चपटी है, साइंस कह रहा है गोल है। अभी बहुत सारे लोग ऊपर जा जाके झांक झांक के देख रहे हैं। अभी गए थे ना कानपुर वाले, सौरभ शुक्ला गए थे, पूरी टीम गई, शुभांशु शुक्ला। तो हाँ, ये पृथ्वी तो गोल ही है। अब जो कह रहा है चपटा है, अब दिक्कत यह है कि इतने दिन से प्रचार कर दिया चपटा चपटा, तो कह नहीं पा रहा कि गोल है। एक बड़ी ये भी दिक्कत बनी हुई है। आपने अगर किसी चीज को, किसी झूठे नैरेटिव को बहुत लंबे तक रखा तो सच को सामना करने में थोड़ी दिक्कत आती है। लेकिन मुझे ये मानना है अब यंग जनरेशन को इसको समझने की जरूरत है, यंग जनरेशन को अपना दिमाग लगाने की जरूरत है, बहन बेटियों को अपना दिमाग लगाने की जरूरत है। इसलिए मैं कई बार कह चुका और मैंने सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल भी फाइल किया कि 10वीं तक भारत में यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम लागू करिए। ये जितने मजहबी उन्माद और ये सब जो दुनिया भर का कारोबार चल रहा है, इसका एक ही समाधान है कि पहली से लेकर 10वीं तक पूरे देश के बच्चों की किताब एक होगी। पूरे देश के बच्चे, बंगाल वाला बंगाली में पढ़े, गुजरात वाला गुजराती में पढ़े, तमिलनाडु वाला तमिल में पढ़े, कम से कम सही चीज पढ़े, सही चीज। कोई प्राइवेट किताब नहीं, कोई विदेशी भाषा नहीं, कोई विदेशी किताब नहीं, कोई विदेशी कुछ भी नहीं, केवल और केवल भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा, भारतीय दर्शन, हेल्थ साइंस के बारे में पढ़े, इन्वायरमेंट के बारे में पढ़े, हमारे महापुरुषों के बारे में पढ़े, हमारे पूर्वजों के बारे में पढ़े, हमारे 500 से ज्यादा बड़े महापुरुष हैं उनके बारे में पढ़े, हमारे 500 से ज्यादा विदुषी महिलाएं हैं, हमारी माताएं हैं, रानी लक्ष्मीबाई से लेके रानी चिन्नम्पा से लेके रानी अहिल्याबाई होलकर से लेके, एक से बढ़कर 500 से ज्यादा है। लोगों को पता ही नहीं है कि भारत में 500 से ज्यादा महिलाएं भारत में राज कर चुकी हैं और दुनिया हमको कह रही है फेमिनिज्म सिखा रही है। एक विक्टोरिया के अलावा और कौन है रानी पूरे जिसने किसी देश पर राज किया हो? अब विक्टोरिया से हजारों साल पहले इस देश में रानी सत्यवती राज कर चुकी है। तो हमने अपने एजुकेशन सिस्टम को पढ़ाया नहीं। हमारी जो मांग यही चल रही है कि आप इसमें 15 साल तक न मदरसा एजुकेशन, न मिशनरी एजुकेशन, न कॉन्वेंट एजुकेशन, न मॉन्टेसरी एजुकेशन, शुद्ध भारतीय शिक्षा, अपनी अपनी भाषा पढ़े। एक उससे बड़ा फायदा ये होगा नम्रता जी, हम सामाजिक समरसता की बहुत बात करते हैं, टूटा हुआ है, भेदभाव है, ऊंच नीच का भेदभाव है, ये सारा भेदभाव मानव निर्मित है। वास्तव में अगर हम अपनी वैदिक गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था को पढ़ाएं ना, तो ये जाति का भेद खत्म हो जाएगा, भाषावाद खत्म हो जाएगा, क्षेत्रवाद खत्म हो जाएगा, मजहबी उन्माद भी खत्म हो जाएगा। लोगों को पता चलेगा, अच्छा भारत में तो कृष्ण और सुदामा जो एक गरीब एक अमीर एक साथ ही पढ़ते थे, भगवान राम निषाद राज एक साथ पढ़ते थे, दशरथ राज परिवार के और सुमंत एकदम गरीब एक साथ पढ़ते थे। आज की डेट में क्या हो रहा है? कलेक्टर के बच्चे की अलग किताब है और कांस्टेबल के बच्चे की अलग किताब है, कप्तान के बच्चे की अलग किताब है, हवलदार के बच्चे की अलग किताब है। ठीक है, लेकिन जैसे हम ये अब्दुल्ला रेजिडेंसी पर बात कर रहे थे, वापस अगर मैं मुद्दे पर आऊं तो और भी तो ऐसे मजहब होंगे जहां पर अपनी अपनी सोसाइटीज बनाई जाती होंगी और जो इन कम्युनिटी में नहीं आता होगा उसकी एंट्री पर बैन होता होगा। जैसे मैंने शायद जैन समाज के बारे में सुना है, ऐसा है क्या? देखिए, पहली बात तो एक
हम लोग धर्म और रिलीजन को मिक्स कर लेते हैं। हम्म, हम धर्म को रिलीजन समझ लेते हैं, रिलीजन को धर्म समझ लेते हैं, धर्म को मजहब समझ लेते हैं, मजहब को धर्म समझ लेते हैं। एकदम जमीन आसमान का अंतर है। रिलीजन का मतलब धर्म नहीं है। ना, रिलीजन का मतलब धर्म नहीं है। और मेरी PIL चल रही है जिसमें मैंने कहा है कि इसको प्राइमरी की स्कूल में डाला जाए। मतलब मोटा मोटा आपको ये कह सकता हूँ कि धर्म जोड़ता है, रिलीजन तोड़ता है, मजहब तोड़ता है। बाकी धर्म- सारे मजहब हैं, धर्म सनातन धर्म है। यस, धर्म का मतलब वसुधैव कुटुंबकम, धर्म का मतलब नारी तू नारायणी, धर्म का मतलब सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वा साधिके, धर्म का मतलब सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। धर्म ये है। मजहब तोड़ता है कि हमारे वाले में आओगे तो ये मिलेगा, वो मिलेगा, ये पैकेज है, वो पैकेज, हमारे वाले में नहीं रहोगे तो ये नहीं मिलेगा। जैनिज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म जो भारत में शुरू हुए, इसको आप विदेशी रिलीजन के साथ के साथ तुलना नहीं कर सकते आप। जैसे आप आम भी पेड़ है और बबुल भी पेड़ है, लेकिन आम और बबुल की तुलना नहीं कर सकते। हिरन भी पशु है और भेड़िया भी पशु है। अब आप बोले जी दोनों पशु हैं तो दोनों तो आराम से एक अगल बगल रह सकते नहीं। हिरन भेड़िया के साथ नहीं, खा जाएगा वो। आम के बगल में बबुल रखोगे, वो बबुल जो है आम को सुखा देगा। तो है तो दोनों पेड़, लेकिन एक साथ नहीं रह सकते। है दोनों जानवर, हिरन और भेड़िया एक साथ नहीं रह सकते। वैसे ही देव दानव एक साथ कभी न रह पाएंगे। मानव राक्षस न कभी एक साथ रहे न एक साथ रह पाएंगे। ये आप दो मजहबों को कंपेयर कर रहे हैं ना? नहीं, मैं मजहब को नहीं, मैं तो ये बता रहा हूँ, दो सोच को कंपेयर कर रहा हूँ, दो विचारों को कंपेयर कर रहा हूँ। तो ये कहना कि नहीं जैनिज्म भी रिलीजन है, तो पहली बात तो आज तक मैंने ऐसी कहीं नोटिस बोर्ड नहीं पढ़ा कि इस वाली सोसाइटी में केवल जैन ही रहेंगे, दूसरा कोई नहीं रहेगा। यही मैं इसलिए मैं कंफ्यूजन दूर करना चाह रही थी, ऐसा होता है क्या? मैंने तो कभी नहीं सुना। मैंने तो ये अब्दुल्ला रेजिडेंसी जैसे वाले मामले तो सुने हैं। मैंने किसी और कम्युनिटी का कि यहाँ सब सिख ही रहेंगे, सब जैन ही रहेंगे, मेरे गौर में भी नहीं आया। मेरी जानकारी में आज तक कहीं ऐसा नहीं आया कि ये टावर है या ये सोसाइटी, इसमें केवल सिख रहेंगे या इसमें केवल बौद्ध रहेंगे या इसमें केवल जैन रहेंगे या इसमें केवल हिंदू रहेंगे। हमने कहीं नहीं देखा। ये तो इतनी, और पता है अश्विनी जी, मैंने तो कई केसेस में देखा है, जैसे जहां मैं रहती हूँ मेरे बराबर में एक जैन परिवार रहता है और मुझे कई टाइम बाद पता लगा कि ये लोग जैन है। बहुत आराम से रह रहे हैं, बढ़िया रहने लगा कि सब ठीक ठाक, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, जैन, बौद्ध और सिख अल्टीमेटली ये तो सनातन धर्म से निकले, हिंदुओं में से निकले हैं। तो सोच सबकी एक है। जैनिज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म और हिंदुज्म सबकी सोच है वसुधैव कुटुंबकम, सबकी सोच है नारी तु नारायणी, सबकी सोच है जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादप गरीयसी, सबकी सोच है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबकी सोच है कि सबका कल्याण हो। तो इसलिए सोच में कोई फर्क नहीं। और चाहे हिंदुज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म में जो अल्टीमेटली क्या है कि आप बहुत अच्छा काम करोगे तो आपको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, एक कॉमन चीज है। जबकि मजहबों में क्या है, बाकी जो विदेशी मजहब है, आप अच्छा काम करोगे तो आपको जन्नत मिलेगी। आप दूसरा कह रहा है आपको अच्छा काम करोगे आपको हीवन मिलेगा। एक जगह हीवन हेल का कॉन्सेप्ट है, एक जगह जन्नत जहन्नुम का कॉन्सेप्ट है, बाकी जगह पैकेज है। और हमारे हिंदुज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म में क्या है, अच्छा काम करोगे तो जो आज की डेट में है ये भी नहीं मिलेगा। मोक्ष प्राप्ति मतलब दोबारा जन्म ही नहीं हो। नरक और स्वर्ग का कॉन्सेप्ट तो है। स्वर्ग और नरक का जो कॉन्सेप्ट दिया उसमें भी कहीं ऐसा कुछ हमने तो नहीं पढ़ा मेरी जानकारी के अनुसार कि नहीं आप जाओगे तो नरक में जाओगे तो आपको ये भूना जाएगा, ये किया जाएगा। ये तो हमें बचपन में डराया जाता था। ठीक है, डरने वाली बात है। कढ़ाई में तल दिया जाएगा, तल दिया जाएगा, ये सब किया जाएगा, लेकिन आज तक हमने तो नहीं सुना है। बाकी अगर लोग जानते हो तो जानते हो, मुझे नहीं पता। लेकिन दूसरी तरफ पैकेज है, बाकी जो रिलीजन है, जो मजहब है, उनमें पैकेज है पूरा। पैकेज है मतलब 72 हूर वाला पैकेज है। हाँ, 72 हूर का है। कयामत की रात आएगी तो फिर वहां जाएंगे तो दूध की नदी है, फूलों का गद्दा है, पूरे हैं और भी केसरी शराब है। लिटरली आज भी कुछ ऐसे बच्चे, मुझे कहना चाहिए, जिनको आराम से ब्रेन वॉश कर दिया जाता है ये कॉन्सेप्ट देकर कि तो गद्दा बिछावा होगा तो ऐसे दूध की नदियां बहेंगी। देखिए कौन, मतलब कहाँ पाए जाएंगे ऐसे बच्चे जो इतनी जल्दी ब्रेन वॉश हो जाएं? देखिए, बचपन में क्या होता है कि 10 साल तक बच्चा बड़ा राह होता है। ये तो माँ बाप भी तो बताएंगे ना, ऐसा नहीं है जो तुम्हें सिखाया नहीं, चूंकि उसके माँ बाप ही ये सीखे हुए हैं, दिक्कत ये हो रही है ना। उसके माँ बाप की जो तालीम हुई, उसके माँ बाप ने वही बात सीखा, तो माँ बाप भी वही बात कर रहे हैं। अदरवाइज कई ऐसी एरिया है, मैं जाके देखा, प्राइमरी स्कूल है, सरकारी स्कूल है, वो फर्स्ट की बच्ची 6-7 साल की, वो भी पूरा एकदम बाल ठक के आ रही। मैंने भी देखा। ठीक है, 6वीं 7वीं की बच्ची, 8वीं की बच्ची, और मई जून के महीने में पसीना टप 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 हो रहा है, फिर भी पूरा बाल बंधा हुआ है। ऐसे लोग ऊपर कहाँ जाएंगे मुझे नहीं पता, जो लोग ऐसा करवा रहे हैं। सही बात। एक बच्ची 6-7-8 साल की, उसको आप पूरे गर्मी के महीने में कपड़े से बांध दिए हो, उसका बेचारी के पसीना टपक रहा है, ये तो इससे बड़ा कुछ, अब इसको पाप कहेंगे पुण्य कहेंगे, मुझे लगता है इसका फैसला ऊपर वाले करेंगे। और फिर तुलना कर देंगे कि हिंदुओं में भी तो घूंघट प्रथा है या सिर पे रखने की प्रथा। नहीं,
कंपेयर कर देते हिंदुओं में कोई घूंघट प्रथा की नहीं, बहुत बड़ी गलतफहमी है। हम्म, न हिंदुओं में बाल विवाह था, न हिंदुओं में रात्रि विवाह था, न हिंदुओं में मुगलों घूंघट की वजह प्रथा। से आया। ये सब मुगलों की वजह से आया। यहाँ दिन में शादियां होती थी, रात में इसलिए होने लग गई क्योंकि दिन में वो उठाते थे। यहाँ पे 18-20 साल के बाद ही शादी होती थी, लेकिन चूंकि उठा लेते थे इसलिए ये हुआ, शादी हुआ कि भाई ठीक है 12-13 साल में शुरू कर दो, और इसीलिए ढकने लगी और महिला। इसीलिए चेहरा ढकने लग गए। हमारे हमारे हिंदुओं में कभी घर में शादी नहीं होती थी, शादी हमेशा मंदिर में होती थी। घर में शादी, हाँ, घर में शादी करने का इन्हीं के कारण आया, क्योंकि वो मंदिर जो सार्वजनिक स्थान होता था और सड़क के किनारे होता था जहाँ लोग आना जाना शुरू करते, तो वो वहां उठा लेते थे। तो ये घर के अंदर विवाह होगा, आंगन में विवाह होगा, जिससे चार चार बाहर जेंट्स बैठे हुए हैं, मान लो अटैक भी करें तो कम से कम घर के अंदर बेटी हमारी सुरक्षित हो जाए, इसलिए आंगन में विवाह शुरू किया। ये वहां से शुरू हुआ। चलते समय उठा न ले इसलिए रात को विदा कर दिया, 3 बजे 4 बजे भोर में विदा कर दिया कि मुगल सो रहे होंगे, इतने में अपनी बेटी पहुंच जाएगी। ये जो 3-4 बजे विदाई वाला कार्यक्रम शुरू हुआ, यहाँ से हुआ, तारों की छांव में। तारों की छांव में। बाकी कर्नाटक में, आंध्रा में, तेलंगाना में, आपके केरल में आज भी दिन में शादी होती है, कोई घूंघट प्रथा नहीं है। मंदिर में शादी होती है, घर में शादी नहीं होती। सच्चाई तो ये है। चलिए ठीक है, तो मेरठ से खबर की शुरुआत हमने की थी, लेकिन हमने थोड़ा और विस्तार से इसको समझाने की और समझने की कोशिश की। क्या कुछ कहना है आपका इस वीडियो पर? कितना इत्तेफाक रखते हैं आप, कितने सहमत हैं? कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा और बाकी खबरों के लिए बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ।